नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों के आसपास आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में और भी क्या सवाल बन सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। समय को गंवाना नहीं है। पहला सवाल है, अर्णोराज के द्वारा किस झील का निर्माण करवाया गया? एक झील है जिसका निर्माण करवाया गया था अर्णोराज के द्वारा। अर्णोराज ने कौन सी झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, अच्छे से आपको ऑप्शन का जवाब देना है। आना सागर झील, फौज सागर झील, पुष्कर झील या फतेह सागर झील, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। सुनील खुमियादा, कॉमेडी तंवर, सोनू लोहिया, लोकेश, आरती शर्मा, अल्केश डोडिया, पुखराज पुनावत, कल्पना गौतम। देखिए भाई, राइट आंसर है इसका आना सागर झील। लेकिन आपको यहां तक रुकना नहीं है, आपको याद रखना है आना सागर झील से अब तक कितने सवाल बन चुके हैं। तो देखिए, आना सागर झील के बारे में पहला सवाल तो आपसे पूछा गया है कि निर्माता कौन था। आप कहोगे कि सर इसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज चौहान था जो अजमेर का दूसरा शासक था। इससे पहले इसके पिता थे जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। कब करवाया इसका निर्माण? 1137। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि अजमेर जैसे रियासत में या अजमेर जैसे स्थान पर क्या करवाना पड़ा? झील का निर्माण करवाना पड़ा। तो कहते हैं कि 1137 में अजमेर पर एक आक्रमण होता है। और अजमेर पर आक्रमण किसका होता है भाई? तुर्क आक्रमण। और इस तुर्क आक्रमण के अंदर कहते हैं कि जो तुर्कों की सेना होती है वो पराजित हो जाती है। और जीतते कौन है? जीतते हैं अर्णोराज। अब इसके अंदर ये होता है, कहते हैं कि जब यह युद्ध होता है, उस युद्ध के अंदर पहले जो युद्ध होते थे उस युद्धों में भालों से, बरछों से, तलवारों से, कुल्हाड़ियों से ऐसे युद्ध होते थे। तो आदमी का क्या होता था? डायरेक्ट घाव देकर आदमी को मारा जाता था। इसको ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि वहां पर रक्त था, वो रक्त रंजित हो गई थी पूरी धरती। उसको शुद्ध करने के लिए बाद में क्या किया गया था? आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, आना सागर झील का निर्माण कौन सी नदी को रोककर करवाया गया था? एक नदी है जिसका नाम है चंद्रा नदी। अजमेर के अंदर चंद्रा नदी है। चंद्रा नदी के पानी को रोककर इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया गया था। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अन्ना सागर झील से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कहते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जहांगीर, और जहांगीर यहाँ पर आता है और यहाँ पर इस झील के किनारे एक बाग का निर्माण करवाता है जिसका नाम होता है दौलता बाग। कौन से बाग का? दौलता बाग का निर्माण करवाया था। इसके अलावा कहते हैं कि यहाँ पर ये जो दौलता बाग है इसको वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका नाम पड़ गया था सुभाष उद्यान। ये सुभाष उद्यान वाला पहली बार सवाल पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में। और पूछा सुभाष उद्यान है वो किस झील के किनारे है? तो याद रखना, ये सुभाष उद्यान है वो जिस झील के किनारे है उस झील का नाम है आना सागर झील। इसके अलावा यहाँ पर आता है शाहजहां, और शाहजहां ने यहाँ पर किसका निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर संगमरमर की बाराहदरी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, संगमरमर की बाराहदरी। तो पूछ ले कि राजस्थान के अंदर वह झील जिसके किनारे शाहजहां ने संगमरमर की बाराहदरी का निर्माण करवाया था, आना सागर झील। अब देखिए, आना सागर झील के किनारे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई, आना सागर झील है, इस झील के किनारे कौन सा महल है? तो देखिए, यहाँ पर एक महल है जिसका नाम है नूरजहां का महल। पूछ ले, नूरजहां का महल कहां पर है? तो आना सागर झील के किनारे है, ये याद रखना है। फिर आपको याद रखना है आना सागर झील के बारे में, केंद्र सरकार के द्वारा एक परियोजना चलाई गई थी, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। और राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में पूरे भारत की झीलों में से 5 सेलेक्टेड झीलें हैं, वो है राजस्थान की। और उन राजस्थान की झीलों के अंदर आपको ये बताना है कि देखिए भाई, एक झील है जिसका नाम है आना सागर झील, और आना सागर झील है यह राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। ये सवाल कैसे बना था? तो याद रखना कि ये सवाल इस प्रकार से बना था, और सवाल ये था कि ये निम्न में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण में शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना, 4 जिलों में से आना सागर झील भी क्या है? शामिल है। टोटल 5 जिलों में से याद रखना है। इसके अलावा आपको पता होगा एक महिला थी जिसका नाम था अस्मत बेग, और अस्मत बेग भी यहाँ पर आती है, आना सागर झील के अंदर रुकती है। और ये किसकी ससास थी? तो याद रखना, यह नूरजहां की क्या थी? मां थी। वो भी कुछ समय तक यहाँ पर क्या हुए थे? रुकी थी। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। इन सवालों से बाहर आपका कुछ बाहर जाने वाला है नहीं। हालांकि यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर एक क्या बना हुआ है? हनुमान जी का मंदिर भी बना है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल इन्हीं जिलों में से आपसे मैं आपको बता दूं कुछ। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि फौज सागर झील कहां पर है? तो फौज सागर झील है अजमेर के अंदर।
और ये झील है, इसका निर्माण है कौन सी नदी के किनारे किया गया? तो अजमेर के अंदर एक नदी है जिसका नाम है बांडी नदी। और इसको निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने इसका निर्माण इसलिए करवाया था क्योंकि जो अजमेर था वो राजस्थान के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, जहां पर एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था, एजीजी यहां पर रहता था। और कहते हैं कि जब अकाल पड़ता है तब कहते हैं कि एक व्यक्ति होता है इंजीनियर फॉय, और इंजीनियर फॉय के नेतृत्व में क्या होता है भाई, यहाँ पर इस झील का निर्माण होता है। ये भी आपको याद रखना है। सवाल पूछे राजस्थान के अंदर वह झील जिसका निर्माण अंग्रेजों ने अकाल राहत कार्य के तहत करवाया, तो आपको याद रखना है कि साहब ये फॉय सागर झील थी, और फॉय सागर झील है अजमेर, जिसका वास्तुकार अंग्रेज इंजीनियर फॉय था। कौन सी नदी पर बनाई गई? बांडी नदी पर बनाई गई है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब देखिए इसी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, और भी सवाल है, जैसे पुष्कर सवाल, पुष्कर झील है, पुष्कर झील है या किसके उदाहरण है? तो रखना ज्वालामुखी का निर्मित, यानी ज्वालामुखी काला डेरा, एक होता है ज्वालामुखी काला डेरा, और काला डेरा से ये क्या निर्मित मानी जाती है, ये आपको याद रखनी है। हालांकि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो पुष्कर झील है इसका निर्माण देवताओं ने किया था। किसने किया था? देवताओं ने किया था, किंवदंतियों के अनुसार ये कहा जाता है। पुष्कर झील से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा किस जिले में है, तो आप कहोगे सर अजमेर जिले में है। किस जिले में? अजमेर जिले के अंदर है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा पुष्कर झील के बारे में, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन झील पूछे, और सबसे प्राचीन किस प्रकार की? मीठे पानी की। तो आपको याद रखना राजस्थान में सबसे प्राचीन जो मीठे पानी की झील है वो झील है भाई पुष्कर, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजस्थान की मीठे पानी की झीलों में सबसे ज्यादा प्रदूषित झील है वो भी यही झील है। तो आपको ये भी याद रखना कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है और सबसे प्रदूषित झील भी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? तो देखिए जिस प्रकार से राजस्थान के पूरे भारत में हरिद्वार का अपना एक विशेष महत्व है, उसी प्रकार से गरीबों का हरिद्वार कहा जाता है पुष्कर को। पुष्कर के अंदर कहते हैं कि जो लोग हरिद्वार जाने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं तो अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं, तो उसके साथ नारियल हुआ, कपड़े हुए, लत्ते हुए, काफी चीजें ऐसी डाल देते हैं जिसके कारण झील क्या हो गई है? प्रदूषित हो गई। ये भी याद रखना। दूसरा है कि इसके अंदर प्रदूषण को खत्म करने के लिए किस देश की सहायता से कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो कनाडा की सहायता से। ये भी आपको याद रखना है कि पुष्कर झील के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए और पुष्कर झील की सफाई के लिए कनाडा की सहायता से इसकी क्या की जा रही है? सफाई की जा रही है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखना है आपको पुष्कर झील से रिलेटेड और भी सवाल, जैसे पुष्कर झील के चारों ओर 400 मंदिर है। कितने मंदिर है भाई? 400 मंदिर है। ये इनके बारे में विशेष जानकारी है। पुष्कर झील के आसपास चारों तरफ कितने मंदिर है? कहते हैं कि 400 मंदिर है, छोटे बड़े। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर राजस्थान का सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर है, और राजस्थान का सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर है, और कहते हैं कि यह राजस्थान का पहले एकमात्र मंदिर हुआ करता था। अब तो आसोतरा में और बांसवाड़ा में 2 और बन गए हैं। ब्रह्मा मंदिर है और इसका निर्माण करवाने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोकुल चंद पारिक, और गोकुल चंद पारिक ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर है सावित्री माता का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर है यहाँ पर। और किसका और कौन सी माता का मंदिर है? तो देखिए सावित्री माता के अलावा यहाँ पर और भी मंदिर है, वो भी आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर एक मंदिर है गायत्री माता का मंदिर, गायत्री माता का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर रंगनाथ जी का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि पुष्कर झील के किनारे एक वराह मंदिर भी था जिसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। पुष्कर झील पर टोटल घाट कितने घाट हैं? तो 52 घाट है। ये भी आपको याद रखना है, 52 घाट है। और याद रखना कि जो 52वां घाट है उसका नाम है मेरी घाट, और मेरी घाट को ही क्या कहा जाता है? जनाना घाट कहा जाता है। अब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक ब्रिटेन की आई थी, महारानी आई थी जिसका नाम था मैरी, और मैरी ने कहा कि मैंने सुना है पुष्कर के अंदर नहाने से मन और तन पवित्र हो जाता है, मैं भी नहाने के लिए जाऊंगी। और कहते हैं कि वो जब यहाँ पर नहाने के लिए आती है तो सारे पुरुषों को और महिलाओं को एक ही जगह पे वो नहाते हुए देखती है। वो कहती है मैं यहाँ नहीं नहाऊंगी। कि क्यों? कि भाई मैं यहाँ पे इसलिए नहीं नहाऊंगी क्योंकि यहाँ पे पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ नहा रहे हैं। तो देखिए हमारे देश में हर जगह पर जो ये नजरें होती है ना, ये नजरें, इनको स्कैन करने का एक तरीका होता है। और जहां पर धर्म की बात आ जाती है और धार्मिकता की बात आ जाती है, तब आदमी के सामने चाहे कुछ भी आ जाए, उसका जो माइंड होगा ना, वो माइंड सेट होगा, उसका जो नजर होगी वो उसकी कहीं नहीं जाएगी, वो धर्म से रिलेटेड रहेगी। तो याद रखना है यहाँ पर मेरी घाट, जनाना घाट।
और महात्मा गांधी जी थे, गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो गांधी जी की अस्थियों का भी यहाँ पर क्या किया गया था, विसर्जन किया गया था, और उसके बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया भाई, गांधी घाट कर दिया गया था। राजस्थान का जो तीसरा रोपवे है, राजस्थान का कौन सा रोपवे, तीसरा रोपवे है, वो भी कहां पर स्थापित किया गया था, पुष्कर में स्थापित किया गया था। ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। धार्मिक दृष्टि से इस झील का बहुत क्या है, महत्व है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी झील के बारे में याद रखना है, तो पुष्कर झील के बारे में याद रखना है। अब आगे देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल भी आपको अच्छा सवाल मिलेगा। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम का चैनल लिंक नहीं ज्वाइन, वो जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए, ये सारे आपको वापस वहीं पे मिल जाएंगे विद डिटेल में। अगला सवाल है, चार चौमा मंदिर किस जिले में, चार चौमा मंदिर किस जिले में है, ये आपसे पूछा गया सवाल है। और कोटा, बांसवाड़ा, अलवर और चित्तौड़गढ़, अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, सोच के जवाब दीजिए भाई। नवीन यादव, रमेश चंद, सुनील घुमियादा, चंदाराम, सुरेश कड़वासरा, एम के, पुखराज पुनावत, गोपाराम लीलावत, रमेश चंद, सुरेश कड़वासरा, फटाक से आंसर बता दीजिए भाई। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, कल्पना गौतम, आंसर बताना है भाई फटाक से। पिंकी जाट, बताइए भाई फटाक से, आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको इसका क्या देना है, आंसर देना है, बताइए भाई, वेरी गुड। तो आपको याद रखना है, चार चौमा मंदिर है कोटा के अंदर, कहां पर है, कोटा के अंदर है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे सवाल पूछे कि यह किस काल का है तो यह गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्तकालीन क्या है, मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है कि चार चौमा मंदिर कोटा के अंदर है और गुप्तकालीन मंदिर है, याद रखना है। पिंकी जाट, श्रीचंद, रमेश चंद, सोनू लोहिया, एम के जाटनी, रमेश चंद, देवकरण गुर्जर, बेहतरीन तरीके से आपको जवाब देना है और घबराना नहीं है भाई। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है, तो बताइए राजस्थान का प्रथम स्कल्पचर पार्क है वो कौन से पैलेस में स्थित है, जयपुर सिटी पैलेस, माधवेंद्र पैलेस, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। फटाक से आपको क्या देना है, आंसर देना और अच्छे से जमा के आंसर दे दीजिए। बताइए, देवकरण गुज्जर ने बता दिया है, पिंकी जाट, भागीरथ मारवा, कल्पना गौतम, और ये शायद मेरे हिसाब से विकास खुमियादा है जो मेरा लाडला बना हुआ है। बताइए भाई, भागीरथ मारवा, सोनू वर्मा, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है और ऐसे सवालों को आपको क्या नहीं करना है, ड्रॉप नहीं करना है, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है, गलत नहीं बताना है, बताइए। हाँ, कहां पर है ये, माधवेंद्र पैलेस के अंदर है। अब ये माधवेंद्र पैलेस कहां पर है, तो याद रखना नाहरगढ़ दुर्ग में है। कहां पर है, नाहरगढ़ दुर्ग में है, ये आपको याद रखना। अपने राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर एक शासक हुए थे माधो सिंह सेकंड, और माधो सिंह सेकंड को कहा जाता है बब्बर शेर। कौन सा शेर कहा जाता है, बब्बर शेर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और कहते हैं कि इसको माधवेंद्र भवन इसलिए कहा जाता है कि इनकी 9 रानियां थी। कितनी रानियां थी भाई, 9 रानियां थी, और 9 रानियों के लिए इन्होंने एक जैसे 9 महल बनाए। एक जैसे कितने महल बनाए, 9 महल बनाए थे। इसको नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर माधवेंद्र भवन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे बात करता हूं मैं आपको कि ये स्कल्पचर पार्क क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो पत्थर है उन पत्थरों को लाया गया, पत्थरों को तराश कर क्या किया गया, मूर्तियां बनाई गई। तो ये स्कल्पचर पार्क है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पत्थर की क्या बनाई गई है भाई, मूर्तियां बनाई गई है, ये आपको याद रखना है। क्या बनाई गई है भाई, मूर्तियां बनाई गई है, ये याद रखना है। कौन से दुर्ग में है, अगर ये सवाल आपसे थोड़ा घुमा के पूछ दे और बताओ ये राजस्थान का स्कल्पचर पार्क है, यह स्कल्पचर पार्क है, वो राजस्थान के अंदर आपसे सवाल पूछे कि बताओ मेरे भाई यह किस दुर्ग में है, तब आप क्या करते, कहते हैं कि सर ये है नाहरगढ़ दुर्ग में। कहां पर है भाई, नाहरगढ़ दुर्ग में बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। किस दुर्ग में बना हुआ है, तो नाहरगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। अब आपको पता है नाहरगढ़ दुर्ग है, जयपुर के अंदर है, और इसका निर्माण 1734 में किया गया था, और इसका निर्माण करवाने वाले थे सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण क्यों किया, करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था मराठों से सुरक्षा हेतु। मराठों से क्या, मराठों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में, इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, जयपुर की ओर झांकता हुआ किला। जयपुर की ओर झांकता हुआ क्या कहा जाता है, किला कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, झांकता हुआ
किला कहा जाता है। और इसको क्या नाम रखोगे, तो इसको कहा जाता है भाई सुदर्शनगढ़। कौन सा गढ़ कहा जाता है, सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। और इस मंदिर का नाम किसके नाम, इस किले का नाम किसके नाम पर रखा गया था, तो इसका नाम रखा गया था नाहर सिंह भोमिया जी के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया था, नाहर सिंह भोमिया जी के नाम पर इसमें इसका क्या रखा गया था, नामकरण किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इस किले को कहा जाता है जयपुर मुकुट। कौन सा मुकुट कहा जाता है, जयपुर मुकुट कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर मैं आपको बताऊं, जयपुर के एक शासक थे जिनका नाम था जगत सिंह सेकंड। याद रखना, ये सवाल पूछा गया सवाल है। जयपुर के एक शासक थे जिनका नाम था जगत सिंह सेकंड। और जगत सिंह सेकंड की एक पासवान हुआ करती थी जिसका नाम था भाई रस कपूर। और कहते हैं कि रस कपूर को इसके अंदर क्या रखा गया था, कैद करके रखा गया था, याद रखना। और रस कपूर को जयपुर की नूरजहां कहा जाता है। जयपुर की क्या कहा जाता है, नूरजहां कहा जाता है। और जगत सिंह को क्या कहा जाता है, जहांगीर का नमूना कहा जाता है। जयपुर के किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जगत सिंह सेकंड को कहा जाता है। राजस्थान के अंदर जयपुर की नूरजहां किसे कहा जाता है, रस कपूर को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और इनको यहाँ पर क्या करके रखा गया था, कैद करके रखा गया था। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। नाहरगढ़ रिलेटेड आपसे ये सवाल परीक्षाओं में अब तक पूछे जा चुके हैं। क्या किए जा चुके हैं भाई, पूछे जा चुके हैं। घबराना नहीं है, एक एक सवाल को अच्छे से आपको क्या करना है, देखना है। अब देखिए अगला सवाल पढ़ते हैं और अगला सवाल भी आपको अच्छा सवाल मिलेगा। और अगला सवाल है ये वाला, मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है। एक मजार है जिसका नाम है मजार ए फकरी। और मजार ए फकरी राजस्थान के किस दुर्ग में, किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। बता दीजिए। 4 ऑप्शन है, जयपुर, बीकानेर, धौलपुर या सवाई माधोपुर। इसके आपको अच्छे से क्या बताना है, आंसर बताना है। और वीडियो को बराबर लाइक करना है भाई, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। कविता सैनी, भागीरथ मारवा, चंदा राम, कल्पना गौतम, विकास खुमियादा, बताइए भाई, दिनेश डामोर, विजय चौधरी, बता दीजिए भाई। अच्छे से आपको क्या बताना है, एक एक सवाल का जवाब बताना है, बता दीजिए। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको सवाल का जवाब देना है। ज्योति चंदेल, कल्पना गौतम, पुखराज पुनावत, दिनेश, विजय, कल्पना, सौरभ मीणा, गोपाराम लीलावत, वेरी गुड, पुखराज पुनावत। अरे भाई राइट आंसर बताना आपको, वाह भाई वाह। उदयलाल गायरी। अब देखिए भाई, आपसे सवाल पूछा है कि मजार ए फकरी किस जिले में है, तो आपको बताना है कि ये राजस्थान के किस जिले में है भाई। फटाक से आंसर देना है आपको। मजार ए फकरी आपसे पूछा है और मजार ए फकरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। बताइए, मजार ए फकरी, वेरी गुड। मजार ए फकरी किस जिले में है भाई, धौलपुर में। कहां पर है, धौलपुर में है। ये भी आपको याद रखना है। एक और मजार ए फकरी है, वो है डूंगरपुर में। कहां पर है भाई, डूंगरपुर के अंदर भी है, एक इस नाम से और एक इस नाम से धौलपुर भी है। लेकिन डूंगरपुर अपने ऑप्शन में है नहीं, तो इसको अभी भूल जाना है। फिर आपसे देखिए कुछ मजारों से रिलेटेड परीक्षा में क्या पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताओ भाई भूरे खां की मजार कहां पर है। तो भूरे खां की मजार आपसे पूछे तो आप क्या करोगे, परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो आप कहोगे सर ये तो अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में, याद रखना। और एक मजार है जिसका नाम है लैला मजनू की मजार। तो लैला और लैला के साथ था मजनू, और लैला और मजनू की एक साथ क्या बनी हुई है, मजार बनी हुई है। और लैला मजनू की मजार आपसे परीक्षा में पूछ ले तो आप कहोगे कि सर ये है श्री गंगानगर में। कहां पर है, श्री गंगानगर में है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताइए भाई लैला मजनू की मजार के बाद गमता गाजी मीनार कहां पर है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, गमता गाजी मीनार, गमता गाजी मजार। और इसको राजस्थान के अंदर कहा जाता है इक मीनार। क्या कहा जाता है, इक मीनार कहा जाता है, याद रखना, इक मीनार। इसकी एक मीनार ही बनी थी और बाद में इसकी कोई मीनार नहीं बनी थी। तो गमता गाजी या इक मीनार है, ये राजस्थान के जोधपुर जिले में है। किस जिले में भाई, जोधपुर जिले में है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा अब्दुल्ला पीर की मजार कहां पर है। तो अब्दुल्ला पीर की मजार आपसे पूछे तो आप कहोगे सर अब्दुल्ला पीर की मजार है वो राजस्थान के किस जिले में है भाई, डूंगरपुर जिले में, सॉरी बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में भाई, बांसवाड़ा जिले में है। ये भी आपको रखना है याद, क्योंकि इससे बाहर कुछ जाने वाला है नहीं। सवाल के आसपास ही क्या बनते हैं भाई,
सवाल बनते हैं। आगे बात करते हैं और अगले सवाल के बारे में पढ़ते हैं। और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है, वो ये कह रहा है आपसे कि बताओ भाई, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो झालरापाटन में नवलखा दुर्ग है, इस नवलखा दुर्ग की क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। और किसके द्वारा रखी गई थी ये आपको बताना है और अच्छे से बताना है और गलत नहीं बताना है। फटाक से आंसर दे दीजिए भाई। झालावाड़ के अंदर नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बता दीजिए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सवाल, इजी सवाल, बेहतरीन सवाल। और आपको इसका क्या देना होगा? जवाब देना होगा। बताइए भाई, गलत कुछ भी नहीं बताना है और इजी वे में आपको आंसर बताना है कि झालरापाटन के अंदर एक दुर्ग है नवलखा दुर्ग, और इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? वेरी गुड। मानक सिंह प्रथम, चित्रांग मौर्य, पृथ्वी सिंह या फिर महाराणा कुंभा। बेहतरीन तरीका है और बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना पड़ेगा ये याद रखना है। बता दीजिए भाई। तो देखिए भाई, एक दुर्ग है जिसका नाम है नवलखा दुर्ग, और नवलखा दुर्ग है यह झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है, और इसका निर्माण करवाया था पृथ्वी सिंह ने। किसने करवाया था? पृथ्वी सिंह ने करवाया था, ये भी याद रखना है। एक दुर्ग है जयपुर के अंदर, और वो दुर्ग है मनोहर थाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भाई? मनोहर थाना दुर्ग। अगर पूछ ले कहां पर है तो आप कहोगे सर ये भी झालावाड़ के अंदर है। और एक दुर्ग है इस मनोहर थाना दुर्ग के अंदर किसकी माता का मंदिर है? तो ये भी याद रखना कि राजस्थान के अंदर भीलों की आराध्य देवी है विश्ववंती देवी, और विश्ववंती देवी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और किसकी कुल आराध्य देवी है? तो भीलों की आराध्य देवी है। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई, एक दुर्ग और है जिसका नाम क्या है भाई? गागरोन दुर्ग है। गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है, झालावाड़ के अंदर। और राजस्थान के अंदर जल श्रेणी का ये सबसे बड़ा दुर्ग है, जल श्रेणी का दुर्ग है, और आहू और काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। एक नदी है आहू, और आहू के साथ में कौन सी नदी है भाई? काली सिंध नदी है। इन दोनों के संगम पर बना हुआ है, ये भी आपको रखना है याद। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो पृथ्वी सिंह ने जो निर्माण करवाया था वो नवलखा दुर्ग है, लेकिन नवलखा दुर्ग के नाम से एक दुर्ग और है, ये भी आपको याद रखना है। अरे भाई, बीकानेर में नहीं है, ठीक है। देवकरण गुर्जर जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया था। आपने कहां से पढ़ा ये मुझे नहीं मालूम, जो मेरे को आ रहा है और जो मैंने पढ़ा है वही आपको मैं आंसर बता रहा हूं, गलत मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में नवलखा दुर्ग किसे कहा जाता है? तो एक शब्द है नवलखा, और नवलखा से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा। वैसे तो नवलखा दुर्ग झालावाड़ के अंदर है और इसका नाम है नवलखा, लेकिन अगर पूछ ले राजस्थान का वह दुर्ग जिसका उपनाम क्या है भाई? जिसका उपनाम है नवलखा दुर्ग, तो आप क्या कहोगे? तो आपको याद रखना है भाई, नवलखा दुर्ग उपनाम अगर पूछे तो आपको याद रखना है नवलखा दुर्ग है वो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताइए भाई, नवलखा दुर्ग हो गया, और नवलखा एक दुर्ग और है, और वो कौन सा दुर्ग है भाई? झालरापाटन है। दो दुर्ग है, झालरापाटन और चित्तौड़गढ़। इन दोनों को नवलखा दुर्ग कहा जाता है। और अगर पूछे कि बताओ भाई नवलखा बुर्ज कहां पर है, तो नवलखा बुर्ज की अगर आपसे बात होगी तो आपको राइट आंसर बताना है कि भाई ये जो नवलखा दुर्ग है इससे रिलेटेड नवलखा बुर्ज है ये कहां पर है? तो अपने गागरोन दुर्ग का जो बुर्ज है उसको क्या कहा जाता है भाई? नवलखा बुर्ज कहा जाता है, गागरोन दुर्ग में है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा नवलखा से रिलेटेड कि बताइए भाई नवलखा बावड़ी कहां पर है? तो नवलखा बावड़ी से रिलेटेड अगर आपसे बात करें तो आप कहोगे सर नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, जिसका निर्माण महारावल आसकरण की पत्नी प्रेमल देवी ने करवाया था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा नवलखा दरवाजा किस दरवाजे को कहा जाता है? तो आप कहोगे सर नवलखा दरवाजा है वो एक दरवाजे को कहा जाता है, और वो दरवाजा कौन सा है भाई? रणथंभौर दुर्ग का जो दरवाजा है ना उसे कहा जाता है नवलखा या नवलखा दरवाजा। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा नवलखा सरोवर कहां पर है? नवलखा सरोवर की बात आपसे करें तो आपको बिल्कुल ही क्या नहीं करना है भाई, घबराना नहीं है। जब भी नवलखा सरोवर की बात आए तो आप कहोगे सर बारा के अंदर है। कहां पर है भाई?
12 के अंदर है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा नवलखा तालाब कहाँ पर है, रामगढ़ 12 के अंदर है। नवलखा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो नवलखा स्तंभ कहा जाता है भाई कीर्ति स्तंभ को। किसको कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है। और एक मंदिर है जिसका नाम है नवलखा मंदिर। कौन सा मंदिर है भाई, नवलखा मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है। ये जो नवलखा मंदिर है ये कहाँ पर बना हुआ है भाई, नवलखा मंदिर राजस्थान में कहाँ पर बना हुआ है, तो पाली जिले में। कहाँ पर है, पाली जिले में। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल मिलेगा आपको, और एक एक सवाल के आसपास बनने वाले सभी सवालों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। एक दुर्ग है जो इगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। किसकी पहाड़ी पर बना हुआ भाई, इगल की पहाड़ी पर बना हुआ कौन सा दुर्ग है, ये आपको बताना है। वह दुर्ग जो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, इगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी, इगल की पहाड़ी पर बना निम्नलिखित में से कौन सा किला है, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मांडलगढ़ है, तारागढ़ है, अम्बेर है और जयगढ़ है। खींच के और सही तरीके से आपको क्या देना है, आंसर देना है। बता दीजिए भाई, अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, बता दीजिए भाई। सुरेश करवासरा, भागीरथ मारवा, श्रीचंद, बताइए। नवलखा झील सिरोही में आई थिंक। सूरज सिंह राणा, मोतीराम जी का लाडला, करण कलसुआ, बीना जाट, भागीरथ मारवा, द्रौपदी चंदेल। फटाक से आपको क्या बताना है, आंसर बताना है, बता दीजिए भाई। नितिका शर्मा, मनीष मेहरा, सुरेश कड़वासरा, मंजू चौधरी मंजू, परवीन राणा, मनीष मेघवाल, राकेश बैरवा। बताइए भाई, राइट आंसर बताना है आपको। और पूछा है भाई जयगढ़ का किला है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो जयपुर के अंदर एक दुर्ग है जयगढ़ का दुर्ग, और जयगढ़ का दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। याद रखना जयगढ़ दुर्ग के बारे में, इसके जो निर्माता थे वो निर्माता कौन थे, निर्माता थे भाई जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम ने इनका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये तो आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा इसका उपनाम क्या है, तो इसे कहा जाता है चिल्ह का टीला। चिल्ह का टीला कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक और उपनाम मिलेगा, वो भी आपको याद रखना है। इसे क्या कहा जाता है भाई, दफीना दुर्ग कहा जाता है। कौन सा दुर्ग कहा जाता है, दफीना दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जयपुर के शासकों का, कछवाहों का, जो कछवाहा शासक थे उन कछवाहों का यहाँ पर क्या था भाई, गुप्त खजाना था। कैसा खजाना था, गुप्त खजाना था। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक मूवी बनी थी जिसका नाम था बादशाहो मूवी, और बादशाहो मूवी थी वो किस किले के ऊपर बनी हुई है, तो याद रखना ये मूवी बनी हुई है भाई आपके इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर जो धन था उस धन के ऊपर बनी हुई है। आपने गाना सुना होगा मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, ऐसा कोई गाना सुना है आपने, हाँ। फिर अगला सवाल देखिए, इसी किले के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, तोप डालने का कारखाना था। सवाल पूछे जयपुर के अंदर वह दुर्ग जिसके अंदर तोप डालने का क्या था, कारखाना था, तो वो यही दुर्ग है। ये भी आपको याद रखना है। और एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान, और जयबान तोप भी वो कहाँ पर रखी गई है, यहीं पर रखी गई है जयबान तोप। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर आपको याद रखना है इसी किले के बारे में कि यहाँ पर ध्यान रखना एशिया की सबसे पुरानी, एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये, लेकिन एशिया की सबसे पुरानी एक मशीन है जिसका नाम है लेथ मशीन, और एशिया की सबसे पुरानी लेथ मशीन है वो भी यहीं पर रखी गई है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना। एशिया की सबसे प्राचीन कौन सी मशीन, लेथ मशीन रखी गई है। इसके अलावा सवाल पूछा जाएगा राजस्थान का वह दुर्ग जिसके अंदर टांका जल ग्रहण टांका जल संरक्षण प्रणाली का क्या मिलता है, उदाहरण मिलता है टांका, टांके बने हुए हैं और टांका जल संरक्षण का क्या मिलता है, यहाँ पर जल संरक्षण की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। यहाँ पर टांके बने हुए थे, याद रखना। बाकी तालाब वगैरह कुंड हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या मिला है, टांका, यानी टांका जल संरक्षण पद्धति का क्या मिला है, ये मिला है। फिर आपसे सवाल याद रखना कि यहाँ पर एक बुर्ज बना हुआ है और इसका नाम है दिया बुर्ज। इस दिया बुर्ज को कहा जाता है प्रकाश स्तंभ। क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और कितने मंजिल का है यह, 7 मंजिला है। कितने मंजिला है भाई, 7 मंजिला है। और याद रखना है आपको कि ये जो दिया बुर्ज है ये कितना मंजिला है,
7 मंजिला है, जिसका निर्माण करवाया था मान सिंह ने। किसने करवाया था? मान सिंह सेकंड ने करवाया था। ये भी आपको इसके बारे में क्या रखना है भाई? याद रखना है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। इन सवालों के आसपास आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे क्या मिलेंगे? सवाल मिलेंगे। इंदिरा गांधी के समय बिल्कुल खुदाई की गई थी, आपातकाल के समय, ये आपको याद रखना है भाई। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल और इजी सवाल है। अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है। वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे ये कह रहा है कि बताओ भाई, राजस्थान के अंदर कोषवर्धन दुर्ग है, उसे एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान के अंदर कोषवर्धनगढ़ दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है। सुरेश कड़वासरा, कल्पना गौतम, फटाक से आपको आंसर देना है। कोषवर्धन दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बता दीजिए भाई। कोषवर्धनगढ़ के नाम से जाना जाता है कौन सा किला? बताइए। कोषवर्धनगढ़ के नाम से जाना जाने वाला किला कौन सा है, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, और अगर आपने इस सवाल को पढ़ा तो आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। बताइए, कोषवर्धनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध किला कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोषवर्धनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध किला आपको बताना है कहां पर है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बता दीजिए भाई। कोषवर्धनगढ़ के नाम से, देखिए राजस्थान के अंदर शेरगढ़ नाम से 2 दुर्ग है। कौन से हैं? शेरगढ़ नाम से 2 दुर्ग है, ये आपको याद रखना। एक शेरगढ़ है वो है बारां के अंदर, एक शेरगढ़ है वो कहां पर है? बारां के अंदर है, और एक शेरगढ़ है वो है धौलपुर के अंदर। तो बात अगर आपसे पूछा जाएगा कोषवर्धनगढ़ किसे कहा जाता है, तो जो बारां जिले के अंदर है उस किले को कहा जाता है कोषवर्धनगढ़ कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। धौलपुर वाला शेरगढ़ नहीं करना है, बारां वाला शेरगढ़ करना है, क्योंकि तारागढ़ नाम से भी 2 किले हैं और शेरगढ़ नाम से भी कितने किले हैं राजस्थान में? 2 किले हैं। अब शेरगढ़ बारां वाला किला है, इसके बारे में आपको 2-3 बातें हैं वो याद रखनी है। कि देखिए भाई, यह जिस पहाड़ी पर बना हुआ है ना, उसका नाम है कोषवर्धन पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है भाई? कोषवर्धन पहाड़ी है, और कोषवर्धन पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया भाई? कोषवर्धनगढ़ पड़ गया। हालांकि कुछ ऐतिहासिक प्रमाणिक ऐसी पुस्तकें नहीं है, लेकिन कुछ पुस्तकों में यह जानकारी मिलती है कि यहाँ पर क्या हुआ करता था, कोष यानी बहुत सारा धन रखा हुआ था, और वो धन क्या हो गया था, यहाँ पर रखा था, और यहाँ से वो जो धन था और इस धन का जो रास्ता था यहाँ तक जाने का, वो रास्ता एक आदमी को ही मालूम था, और उसकी अचानक मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसको नाम पड़ा कोषवर्धनगढ़। याद रखना कि कोष है वर्दी हुई, लेकिन कोष यहीं पर क्या है? पड़ा है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए, यह शेरगढ़ या बारां वाला कोषवर्धनगढ़ है, यह किस नदी के किनारे पर बना हुआ है? तो नदी का नाम है भाई परवन नदी। कौन सी नदी है भाई? परवन नदी है, ये आपको याद रखना है। परवन नदी पर बना हुआ दुर्ग है। अब बात करता हूं आपको इसी दुर्ग के बारे में, और क्या सवाल पूछे जाएंगे कि बताइए, ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का नाम कोषवर्धनगढ़ से शेरगढ़ किसने रखा? तो इसका नाम रखा था शेरगढ़, वो रखा था शेर शाह सूरी ने। किसने रखा था? शेर शाह सूरी ने इस दुर्ग का नाम कोषवर्धनगढ़ से क्या कर दिया था? शेरगढ़ कर दिया था। और कब किया था? तो 1542 के अंदर इसने मालवा को जीता था, और मालवा विजय के बाद में इसने इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया था भाई? वो कर दिया था शेरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग कर दिया? शेरगढ़ दुर्ग। आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के अंदर पूछे झालाओं की हवेली कहां पर है, तो इसी दुर्ग के अंदर किसकी हवेली बनी हुई भाई? झालाओं की हवेली बनी हुई है। किसकी हवेली बनी हुई है? झालाओं की बनी हुई है हवेली, जिसका निर्माण झाला जालिम सिंह ने करवाया था। और यहाँ पर झाला जालिम सिंह और अमीर खां पिंडारी थे ना, पिंडारी, अमीर खां पिंडारी और झाला जालिम सिंह दोनों आपस में पगड़ी बदल कर क्या बने थे? भाई बने थे। झाला जालिम सिंह और इनके साथ कौन मिले थे? अमीर खां पिंडारी, और ये दोनों क्या बने थे भाई? एक दूसरे के पगड़ी बदल कर क्या बने थे? भाई बने थे। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कहते हैं कि अमीर खां पिंडारी, इनकी माताओं और इनकी पत्नियों को रखा गया था, तो यहाँ पर इन्होंने किसकी अदला बदली की थी? पगड़ियों की अदला बदली की थी। पगड़ियों की क्या की थी?
अदला बदली की थी, ये भी आपको याद रखना होगा। जिस प्रकार से खुर्रम ने मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह के साथ पगड़ियों की अदला बदली की थी, उसी प्रकार झाला जालिम सिंह जो कोटा रियासत के दीवान थे और अमीर खां पिंडारी टोंक के नवाब थे, इन्होंने आपस में पगड़ियों का अदला बदली की थी और इस झालाओं की हवेली में की थी जो शेरगढ़ किले में बनी हुई है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि यहाँ पर एक और हवेली बनी हुई है जिसका नाम है पाटन की हवेली। पाटन की क्या बनी हुई है? हवेली बनी हुई है। और इस किले के पास में किसके अवशेष मिले हैं? तो याद रखना, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष, तो पाषाण कालीन सभ्यता के क्या मिले हैं? यहाँ पर अवशेष मिले हैं इस किले के पास में। पाषाण कालीन सभ्यता के यहाँ पर क्या मिले हैं भाई? अवशेष मिले हैं, इस दुर्ग में मिले हैं, शेरगढ़ बारा वाले में, ना कि धौलपुर वाले में। ये भी आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, अगर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं क्या आएगा? काम आएगा। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है ये वाला। मेवाड़ की मगरा क्षेत्र की भीलों के, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी हैं। तो मगरा क्षेत्र है मेवाड़ के अंदर, मगरा। ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछे बताओ भाई हिरण मगरी या हिरण मगरी, मोती मगरी, जिसके पीछे मगरा या मगरी लगे तो आंखें मीच के कर देना, मगरा या मगरी उदयपुर जिले की बात हो रही है। किस जिले की बात हो रही है? उदयपुर जिले की बात हो रही है। और जिन पहाड़ियों के पीछे क्या लगेगा? गा लगेगा, गा। चाहे रागा लगो, चाहे जरगा लगो, और भी कुछ भी लगो, वो भी कहां पर आपको मिलेगी? उदयपुर के अंदर मिलेगी। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। लेकिन आपको इसमें यह बताना है, मेवाड़ का जो मगरा क्षेत्र है, मेवाड़ का जो मगरा क्षेत्र है वो भीलों के कालाजी है, और वो कालाजी कौन से हैं ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाक से आपको क्या देना है? आंसर देना है। बता दीजिए भाई, गलत कुछ भी नहीं बताना है, बता दीजिए। कालाजी के बारे में आपसे सवाल पूछा है, बताइए भाई कालाजी के बारे में। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और इजी सवाल है, और कालाजी को तो आपने पढ़ा होगा। बताइए भाई, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर है कालाजी, बताइए। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। राजस्थान के प्रमुख मंदिर वगैरह आप पढ़ते हैं, संप्रदाय वगैरह पढ़ते हैं, तब उसके अंदर आपके सवाल पूछे जाते हैं कालाजी से रिलेटेड। तो बताइए भाई, कालाजी के बारे में आपसे पूछा है, बताइए। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, बताइए। गलत आपको कुछ भी पता नहीं है, बताइए। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और सोच के जवाब देना है, गलत नहीं बताना भाई। क्या नहीं बताना है? गलत नहीं बताना है, बता दीजिए। बताइए बताइए बताइए, कालाजी के बारे में आपसे पूछा है। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं भाई। कालाजी, क्या पूछा है आपसे? कालाजी के बारे में आपसे पूछा है, और आपको इनका आंसर बताना है। तो आपको याद रखना, कालाजी के नाम से जाने जाते हैं केसरिया नाथ जी। किसको जाना जाता है? केसरिया नाथ जी को जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो हिंदू है वो हिंदू ये कहते हैं कि साहब जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो कहते हैं कि कालाजी नहीं है, ये तो भैरू जी है। क्या है? भैरू जी, भैरव जी है। जैन समाज के लोग आते हैं और जैन समाज के लोग कहते हैं नहीं, वो ये हमारे ऋषभ देव है। कौन से हैं भाई? ऋषभ देव जी हैं। जैन समाज के लोग कहते हैं। इधर भील समाज के लोग आते हैं, नहीं हमारे केसरिया नाथ जी हैं। और याद रखना कि यहाँ पर क्या चढ़ाई जाती है? केसर चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? केसर चढ़ाई जाती है केसरिया नाथ जी की, केसर। और कहते हैं कि भील जनजाति के लोग केसरिया नाथ जी की केसर पीकर क्या नहीं बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। सवाल के पास में ही आपको क्या मिलेगा? सवाल मिलेगा। अब देखिए अगला सवाल, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं? तो चांदी की 8 पंचमार्क क्या मिली है? मुद्राएं मिली है। ये कहां से मिली है ये आपको बताना है। बालाथल सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, गिलुंड सभ्यता या फिर बैराट सभ्यता? खींच के आपको आंसर देना है, बता दीजिए भाई। देवकरण गुर्जर, सुनील खुमियादा, दिनेश पाटीदार, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, गलत नहीं बताओगे भाई। देवकरण गुर्जर, सुनील खुमियादा, विकास खुमियादा, बताइए भाई।
अच्छा सवाल, इजी सवाल है और ये सवाल आपको शायद आ रहा होगा और आप इसका जवाब अच्छे से दे पाओगे। बता दीजिए भाई, चांदी की क्या मिली है भाई? पंचमार्क मुद्राएं मिली है। वेरी गुड। देखिए भाई, कौन सी सभ्यता से मिली है? तो आप कहोगे सर बैराट सभ्यता से मिली है। कहां से मिली है? बैराट सभ्यता कहां पर है? बैराट सभ्यता जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे हैं? बाणगंगा नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं? बाणगंगा नदी के किनारे हैं। इसकी खोज कब हुई थी? 1936 में इसकी खोज हुई थी और इसकी जो खोज 1936 में हुई थी। खोजकर्ता कौन थे? तो खोजकर्ता का नाम भी याद रखना भाई, दयाराम साहनी थे। कौन से साहनी थे? दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। ये भी आपको इसके बारे में क्या रखना है? ये याद रखना है। फिर आपसे इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। कौन सी सभ्यता से रिलेटेड? बैराट सभ्यता से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो ये बैराट सभ्यता है, इस बैराट सभ्यता के अंदर किस किस की मुद्राएं मिली है? तो याद रखना, यहाँ पर मिली है चांदी की 8 मुद्राएं। कितनी? 8 मुद्राएं चांदी की मिली है और वो पंचमार्क मुद्राएं मिली है। इसके अलावा यूनानी शासक था जिसका नाम था मिनांडर। यूनानी शासक कौन था? यूनानी शासक जिसका नाम था मिनांडर। और मिनांडर की भी यहाँ पर क्या मिली है? मुद्राएं मिली। याद रखना, मिनांडर की क्या मिली है? मुद्राएं मिली है। इसका मतलब भारत का उस समय यूनान के साथ व्यापारिक संबंध हुआ करता था। इसके अलावा आपको यह भी याद होगा कि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बैराट सभ्यता का जो सर्वेक्षण करने के लिए बाहर से घूमने के लिए आया था, वो यहाँ पर कौन आया था? वेनसांग। कौन आया था भाई? वेनसांग यहाँ पर आया था। और वेनसांग ने यहाँ पर क्या की थी भाई? इसके अंदर आया था वेनसांग। याद रखना भाई, कौन आया था? वेनसांग आया था और यहाँ पर इसकी क्या की थी? शेयर की थी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा उसने कहते हैं इस बैराट के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था और वो शब्द क्या था? उसका नाम था प्रोलियो। क्या नाम था? मेरे साथ बोलना, प्रो। प्रो के बाद में आप कहोगे सर ली, और ली के बाद में आप कहोगे या, ये के बाद में कहोगे ता, और ता के बाद में लो। जिस प्रकार से वेनसांग ने भीनमाल जालोर को पिल्लो मोली कहा था, उसी प्रकार इसने बैराट को कहा था पोली ये तो लो, पोली ये तालो। ये इसने इसका क्या बताया था? पुराना नाम बताया था। इसके अलावा यहाँ पर अकबर ने क्या स्थापित की थी? टकसाल स्थापित की थी। टकसाल की सवाल पूछा जाएगा। मुगल शासक अकबर ने यहाँ पर टकसाल क्या की थी? स्थापित की थी, जहां पर तांबे की मुद्राएं बनाई जाती थी। तांबे की क्या बनाई जाती थी? मुद्राएं बनाई जाती थी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए महाजनपद काल का, महाजनपद काल, महाभारत काल, महाभारत। इसके अलावा गुप्त काल, गुप्त काल के बाद में मौर्य काल, मौर्य काल सभ्यताओं के, और बौद्धकालीन सभ्यताओं के क्या मिले हैं भाई? अवशेष मिले हैं। ये भी आपको इसके बारे में क्या रखना है? याद रखना है। ये भी आपको क्या रखना है? इसके बारे में याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर सवाई जयसिंह सेकंड के समय, सवाई थे सवाई जयसिंह सेकंड, और सवाई जयसिंह सेकंड के समय यहाँ पर क्या मिला था? एक अस्थि कलश मिला था। कौन सा कलश मिला था? अस्थि कलश मिला था। ये भी आपको याद रखना है। और ऐसा कहा गया कि भाई ये अस्थि कलश भगवान बुद्ध का रहा होगा। इसके अंदर भगवान बुद्ध की क्या थी? मूर्ति, सॉरी, अस्थियां रखी हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। और अशोक, सम्राट अशोक का एक अभिलेख मिला था। उस अभिलेख का नाम भी याद रखना है कि भाब्रू शिलालेख। कौन सा भाई? भाब्रू शिलालेख कहां पर मिला है? वो भी यहीं से मिला है। जिसकी खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी, और वो भी यहीं से मिला है। ये भी आपको इनके बारे में याद रखना। सारे के सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। याद रखना, सारे के सारे सवाल है वो परीक्षाओं में क्या किए जा चुके हैं? पूछे जा चुके हैं। सवाल के आसपास ही आपको क्या मिलेगा? सवाल मिलेगा। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है और बेहतरीन सवाल है। गलत आपको कुछ भी बताना नहीं है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल ये वाला है, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है? मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो क्या चलता है भाई? श्रावण और भादों में चलता है और लगभग 40 दिनों तक किया जाता है। बता दीजिए कौन सा नृत्य है? अच्छा सवाल, इजी सवाल और बेहतरीन तरीके से क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है। फटाक से आपको क्या देना है? आंसर दीजिए भाई। सूरज सिंह राणा।
अब देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल है ये वाला, और अगला सवाल ये वाला है, राजस्थान में सर्वाधिक आणविक भंडार, राजस्थान में सर्वाधिक आणविक खनिज के भंडार है। तो राजस्थान में इनमें से कौन सा आणविक खनिज है वो सबसे ज्यादा क्या हो गए मिल रहा है, ये आपको बताना है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज म्यूट नहीं थी, आवाज आ रही थी, बीच में क्या है थोड़ा सा माइक हिल गया था। बता दीजिए, राइट आंसर बताना है आपको। इनमें से बताना है कि राजस्थान के अंदर इनमें से कौन सा आणविक खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है, जवाब देना है। बता दीजिए भाई, जब आप राजस्थान के अंदर खनिज पढ़ते हैं और खनिजों में भी पढ़ते हो आणविक खनिज, कौन से खनिज, आणविक खनिज पढ़ते हो, तो आणविक खनिजों से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाता है। बता दीजिए, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है और बेहतरीन सवाल है, बता दीजिए, और गलत कुछ भी नहीं बताना है, बताइए। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल और इजी सवाल है, गलत नहीं बताना है। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, बताइए भाई कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है राजस्थान के अंदर, आणविक खनिजों में पूछा है आपसे, बताइए। आणविक का मतलब आप समझते हो, हाँ बताइए। राजस्थान में आणविक खनिज जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बता दीजिए भाई। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, बता दीजिए। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, बताइए। राजस्थान में कौन सा खनिज ज्यादा पाया जाता है, बताइए। आणविक खनिज, लगभग लगभग सवाल आपके आ रहे हैं, वो थोड़े सोचने को मजबूर करने वाले आ रहे हैं, बताइए। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, बताइए। राइट आंसर बताना है आपको। हाँ, सर आप हो चुके हैं, बताइए। तो राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो आपको याद रखना है, जो खनिज पाया जाता है वो पाया जाता है यूरेनियम। कौन सा पाया जाता है भाई, यूरेनियम। खनिज भंडारों में याद रखना यूरेनियम। और यूरेनियम खनिज कहाँ कहाँ पर पाया जाता है इसके बारे में याद रखना। यूरेनियम से बातें रिलेटेड आपको याद रखना है। ये जो यूरेनियम खनिज है, वैसे तो इसको कहते हैं कि ये जो राजस्थान के अंदर कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर ये कहाँ कहाँ पर मिला है यूरेनियम। तो राजस्थान के अंदर इसकी कुछ खाने हैं। एक का नाम है बुनास, दाता बुनास। एक है जिसका नाम है कुराड़िया। ये दोनों है भीलवाड़ा के अंदर। ये दोनों खाने कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर, क्योंकि कई बार ऐसे खनिजों की खाने पूछ लेते हैं। इसके अलावा एक है उमरा, एक है उमरा और एक है किशनगढ़। उमरा और किशनगढ़ कहां पर है, अजमेर के अंदर है। कहां पर है, अजमेर के अंदर है। यहां से भी क्या मिले हैं, यूरेनियम के भंडार मिले। ये गांव है, याद रखना, खंडेला। कौन सा है भाई, खंडेला। और खंडेला कहां पर है भाई, सीकर। और सीकर के अंदर याद रखना यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार मिले हैं। इसके अलावा याद रखना है कि राजस्थान के अंदर एक जगह है रामगढ़, और रामगढ़ कहां पर है, बारां में। रामगढ़ कहां है, बारां के अंदर है, याद रखना है। आपको ये भी पता होगा कि रामगढ़ के अंदर एक झील बनी हुई है, रामगढ़ झील। और रामगढ़ झील है वो उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई है। किसके गिरने से, उल्का पिंड से गिरने से रामगढ़ झील बनी है। और याद रखना यहाँ पर कहते हैं कि जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने यहाँ पर खोज की तो उन्होंने कहा साहब यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर इन्होंने इसको क्या घोषित किया है, इस जगह को, इसको भारत की क्या किया गया है, पहली जियो हेरिटेज क्या घोषित किया गया है, जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है। ये भी आपको याद रखना है, जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है। किसको किया है, रामगढ़ बारां को किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। भारत में पहली है जो सबसे ज्यादा इसका यूरेनियम का उत्पादन हो रहा है वो जादूगोड़ा से हो रहा है। कहां से हो रहा है, जादूगोड़ा से हो रहा है। ये भी आपको क्या रखना है, अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। फिर देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल भी आपसे अच्छा सवाल मिलेगा और बेहतरीन सवाल मिलेगा। और देखिए भाई, अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में थोरियम के भंडार कहां पर मिले। तो याद रखना ये जो थोरियम का जो होता है, ये थोरियम कहां पर मिलता है ये भी आपको याद रखना। तो ये थोरियम मिलता है समुद्र के किनारे। कहां पर मिलता है, समुद्र के किनारे में मिलता है। कौन सा यस्क मिलता है, खनिज मिलता है, थोरियम।
और ये आणविक खनिज है और ये पाया जाता है तटीय क्षेत्रों में। कहां पर पाया जाता है? तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान में ये कहां पर प्राप्त हुआ है? बांसवाड़ा के अंदर। और भारत में सबसे ज्यादा थोरियम कहां पर पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है, वो पाया जाता है केरल में। कहां पर पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा। सवाल के आसपास ही आपको क्या मिलेगा? सवाल मिलेगा। बाकी बेरिलियम और लिथियम, लिथियम भी आपको पता है आणविक खनिज है। लिथियम भी कैसा खनिज है? आणविक खनिज है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये भी कैसा खनिज है? आणविक खनिज है लिथियम। अगला सवाल देखो, राजस्थान में स्टील ग्रेड लाइम स्टोन के भंडार वाला जिला है। बेहतरीन सवाल है, बताइए। सुरेश कड़वासरा, मनीषा गोस्वामी, भागीरथ मारवा, संग्राम सिंह, मोतीराम जी का लाडला, भागीरथ मारवा, दिनेश पाटीदार, बताइए। विक्रम सपुनिया, बताइए। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। सूरज सिंह राणा, प्रवीण राणा। राजस्थान में स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है? बताइए भाई। राजस्थान में, बताइए भाई, राजस्थान में स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार सर्वाधिक कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन होने के कारण राजस्थान में सीमेंट उद्योग की सर्वाधिक संभावना, सीमेंट उद्योग की सर्वाधिक संभावना कहां पर है? तो ये सर्वाधिक संभावना, ये भी आपको याद रखना है, जैसलमेर के अंदर है सर्वाधिक संभावना। और सबसे अच्छा चूना माना जाता है, वो माना जाता है स्टील ग्रेड लाइमस्टोन माना जाता है, ये भी आपको याद रखना। वर्तमान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, किसका? सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, वो राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले में हो रहा है। किस जिले में हो रहा है? चित्तौड़गढ़ जिले में हो रहा है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। बाकी अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ये वाला। 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री है, उसे किसे नियुक्त किया गया? गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल वर्मा या बलवंत सिंह मेहता? अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। जब राजस्थान के अंदर संयुक्त राजस्थान का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और संयुक्त राजस्थान का जो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर है, वो किसे बनाया गया था, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है, गलत कुछ भी बताना नहीं है। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है और इस सवाल को अगर आप पढ़ोगे और इन सवाल के आसपास आपकी क्या बनेंगे? सवाल बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा है, तो एकीकरण पढ़ा है तो आप इसका क्या देख सकते हो? अच्छे से क्या देख सकते हो? जवाब दे सकते हो। बताइए भाई। राइट आंसर आपको बताना है, किसको बनाया गया था? तीसरा चरण का संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को किसको बनाया गया था? राजस्थान का मुख्यमंत्री, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल, इजी सवाल, बताइए भाई। वेरी गुड। बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। एकीकरण का कौन सा चरण था? ये तीसरा चरण था। और तीसरा चरण में इनको क्या बनाया गया था? राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था, ये भी याद रखना है। अब तीसरे चरण से रिलेटेड आपको कुछ बातें याद रखनी है भाई। तीसरे चरण से रिलेटेड आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताए भाई, इसके अंदर कौन सी रियासतें को शामिल किया गया था? तो इनके अंदर जो रियासतें शामिल की गई थी, वो एक तो पूर्व राजस्थान तो था ही था, और पूर्व राजस्थान के अंदर किसको मिला दिया गया था? उदयपुर को मिला दिया गया था। पूर्व राजस्थान के अंदर किसको मिलाया? उदयपुर को मिलाया। और इसके अंदर एक ठिकाने को भी क्या किया गया था? मिलाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। फिर इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था भाई? तो राज प्रमुख बनाया गया था, वो बनाया गया था मेवाड़ के शासक, अपने कोटा के शासक भीम सिंह को। भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, भीम सिंह कोटा को।
तो फिर आपसे पूछा जाएगा महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो बताइए भाई राज प्रमुख बनाया गया था, वो बनाया गया था उपराज प्रमुख और राज प्रमुख, सॉरी उपराज प्रमुख है वो बनाया गया था, वो भीम सिंह को बनाया गया था उपराज प्रमुख। और जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था भोपाल सिंह को बनाया गया था। भोपाल सिंह जो कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के शासक, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल अगला पूछा जाएगा कि बताइए भाई इसका उद्घाटन किसने किया था, तो आप कहोगे सर इसके जो उद्घाटन करता थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे चरण का उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसी सवाल से रिलेटेड कि बताइए भाई इसकी राजधानी कहां पर बनाई गई थी, तो राजधानी बनाई गई थी उदयपुर के अंदर। संयुक्त राजस्थान की राजधानी कहां पर बनाई गई थी, उदयपुर के अंदर बनाई गई थी, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। सवाल के पास में ही आपको क्या मिलेगा, सवाल मिलेगा। और सवाल याद रखना कि माणिक्यलाल वर्मा को किसकी सिफारिश पर क्या बनाया गया था, इस संघ का क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू की क्या सिफारिश पर बनाया गया था, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है और बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल है ये वाला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम है, बताइए इंदिरा गांधी नहर है, इसका उपनाम बताना है, उपनाम कौन सा है ये आपको बताना है। आपके सामने चार क्या है ऑप्शन है, खींच के आपको क्या देना है, जवाब देना है, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है, बताइए इंदिरा गांधी नहर का उपनाम आपको बताना है, बता दीजिए भाई। धोरों की गंगा, राजस्थान की आत्मा, राजस्थान की जीवनी या फिर राजस्थान की मरु गंगा, बताइए। अच्छा सवाल, इजी सवाल है, बताइए। क्यूट गर्ल, वाह भाई। सुनील खुम्यादा, मनीषा गोस्वामी, भागीरथ मारवा, श्रीचंद, भरत प्रकाश, बताइए भाई। भरत प्रकाश, बबीता कुमारी, श्रीचंद, फटाक से आंसर दे दीजिए भाई, कमेंट आओ, फटाफट कमेंट लाओ। तो इसका राइट आंसर है वो है राजस्थान की मरु गंगा। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की कौन सी गंगा कहा जाता है, राजस्थान की मरु गंगा कहा जाता है। इसके अलावा क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा। रेगिस्तान की कौन सी रेखा कहा जाता है, स्वर्ण रेखा कहा जाता है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके अलावा एक नाम और मिलता है और वो है भाई आपको याद रखना है कि राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की स्वर्ण रेखा और राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा क्या विशेषता है, तो एशिया की सबसे बड़ी नहर, एशिया की सबसे बड़ी क्या है, एशिया की सबसे बड़ी नहर है, सबसे बड़ी नहर, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये जो एशिया की सबसे बड़ी नहर है इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, तो इसका जो उद्गम आपसे पूछे आईजीएनपी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सतलज और व्यास नदियों के संगम पर, सतलज और व्यास नदियों का संगम है और इनका संगम हो रहा है हरिके बैराज में, और हरिके बैराज से इसका क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए भाई यह राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो राजस्थान के अंदर यह प्रवेश करती है टिब्बी गांव से। टिब्बी कहां पर है, हनुमानगढ़ से ये राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। बाकी इसका नाम 1984 में बाद में बदल कर क्या कर दिया जाता है, इंदिरा गांधी नहर, उससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, राजस्थान नहर, जिसके वास्तुकार कंवर सेन थे, जिसका उद्घाटन तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगला सवाल है कांकणवाड़ी किला किसने बनवाया भाई, अच्छा सवाल है। कांकणवाड़ी का किला, कौन सा किला, कांकणवाड़ी का किला है, ये किसने बनाया था आपको बताना है, बताइए भाई। चार ऑप्शन है आपके सामने, महारावल गज सिंह, औरंगजेब, जय सिंह या राजा टोडरमल। खींच के जवाब देना है और गलत कुछ नहीं बताना है। कांकणवाड़ी का किला अलवर जिले में है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था ये आपको बताना है, बता दीजिए भाई। कांकणवाड़ी का किला आपसे पूछा है, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बताइए।
तो कांकड़वाड़ी का किला किसने बनवाया था, ये आपको याद रखना है। और याद रखना है भाई, ये जो सवाल है इसका निर्माण करवाया था जय सिंह ने। किसने करवाया था, जय सिंह ने करवाया था। अब आपको याद रखना है कि ये जो कांकड़वाड़ी का किला है ये अलवर के अंदर है और कौन से अभ्यारण्य में स्थित है, सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। कौन से अभ्यारण्य में, सरिस्का अभ्यारण्य। और सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर यह किला क्या है भाई, स्थित है। ये आपको याद रखना है। और आपको इस किले से रिलेटेड और भी बातें याद रखनी है। जैसे आपसे सवाल ये पूछा जाएगा इसी किले के बारे में, तो इसके किले के अंदर आपको पता होगा कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को क्या रखा था, कैद रखा था। जब इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, औरंगजेब जीत जाता है, तो अपने भाई दारा शिकोह को यहाँ पर क्या रखता है, कैद करके रखता है। इसके अलावा आपको इस किले के बारे में याद रखना है कि यह कौन सी घाटी में बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है भाई काली घाटी में। कौन सी घाटी में बसा हुआ है, काली घाटी में बसा हुआ है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। और इसका निर्माण करवाया था जय सिंह ने, और निर्माण करवाया था जब जयपुर अलवर में क्या पड़ गया था, अकाल। और अकाल राहत कार्य के तहत इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। ये भी इसके बारे में आपको क्या रखना है, याद रखना है। भूलना बिल्कुल भी नहीं है, भूलना बिल्कुल ही नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल कंवारा किला है, एकदम कंवारा किला। ठीक है, अभी तक इसको कोई क्या नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया था, इसलिए इसको कंवारा किला कहा जाता है। बढ़िया है भाई। ठीक है, सूरज सिंह राणा भी मेरे हिसाब से कंवारा है और इसको पता है कि कंवारों का क्या महत्व होता है। तो कंवारों का महत्व इसको पता है और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये रोज हमारी 1 घंटे में क्लास ले, इसकी नौकरी लगे और इसके ऊपर से भी ये कंवारा वाला टैग है वो हट जाए। क्या हो जाए भाई, टैग हट जाए। तो ध्यान रखना, जितने भी बांडे विनय को ना तो देख रहे वीडियो, डेली वीडियो देखना है, ये कंवारों वाला टैग हटाना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल। अब मेरे को कोई दुख नहीं बताएगा अपना कि सर मैं भी कमा रहा हूं, वो तो तुम्हारे कर्म ही ऐसे, तो मैं क्या करूं। ठीक है, कोई नहीं कहेगा सर मैं कमा रहा हूं, हाथ कोई खड़ा नहीं करेगा। बता दीजिए भाई, बनी ठनी। हाँ, आपका दुख मैं जान सकता हूं, पर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको पढ़ा रहे, आपकी नौकरी लगे। बाकी कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा सर मैं भी बांडा आदमी हूं। बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या था, बताइए। मनमोहन देव, निहाल चंद, अमर सिंह या निर्मल देव, फटाक से आंसर दे दीजिए भाई, बता दीजिए भाई। सुभाष जानी, भरत प्रकाश, अमित गनोलिया, बताइए। प्रवीण राणा, क्यूट गर्ल आरू, अमित गनोलिया, सुनील कुम्यादा, सूरज सिंह राणा, बताइए। सुभाष जानी, SM यूट्यूबर, शिवानी कुमारी, भागीरथ मारवा। वेरी गुड। देखिए भाई, राजस्थान के अंदर एक चित्रशैली है किशनगढ़ चित्रशैली, और किशनगढ़ चित्रशैली में बनी ठनी के चित्र को चित्रित किया था निहाल चंद। तो देखिए, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली का चित्र है जिसका नाम है बनी ठनी। और किशनगढ़ शैली का जो स्वर्ण काल कहलाता है वो कहलाता है भाई किसका काल, सावंत सिंह का काल। और सावंत सिंह का नाम ही क्या भाई, नागरीदास है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना। सावंत सिंह, जिनको कौन सा दास कहा जाता है, नागरीदास कहा जाता है। भगवान कृष्ण के ये भक्त थे। या तो कोटा के शासक भीम सिंह थे जिन्होंने अपना नाम चेंज किया था कृष्ण भक्ति के कारण कृष्णदास, या फिर सावंत सिंह। सवाल आपसे पूछा जाएगा किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो प्रकाश में लाए थे, वो लाए थे एरिक डिक्सन। और एरिक डिक्सन के साथ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फयाज अली। ये दोनों इसको क्या लाए थे, प्रकाश में लाए थे। ये भी आपको याद रखना है। और एरिक डिक्सन ने ही इस बनी ठनी को क्या कहा जाता, भारत की मोनालिसा कहा था। भारत की क्या कहा जाता, मोनालिसा कहा था। ये भी आपको इसके बारे में क्या रखना है, याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, राजस्थान का प्रथम चित्र है जिसके ऊपर क्या हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था। और डाक टिकट क्या हुआ था, जारी हुआ था। और डाक टिकट कितने आने का जारी हुआ था, तो डाक टिकट जारी हुआ था 20 आने का। कितने आने का, 20 आना, पहले आना चलता था, तो 20 आने का डाक टिकट जारी हुआ था। ये भी आपको इसके बारे में याद रखना है। बनी ठनी इनकी क्या हुआ करती थी, प्रेमिका हुआ करती थी, प्रेयसी क्या हुआ करती थी, सावंत सिंह की प्रेयसी हुआ करती थी।
ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। प्रेमिका हुआ करती थी, प्रेयसी मतलब ये है। अब देखिए अगला सवाल इन्हीं से ही पूछा जाएगा कि बताइए भाई ये जो बनी ठनी का चित्र है, इस बनी ठनी के हाथ में क्या है? तो आप कहोगे सर इसके हाथ में तो है कमल, हाथ में क्या है? कमल है। ये भी पूछा गया सवाल है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नाक में कौन सा आभूषण पहना हुआ है? तो नाक के अंदर पहना गया उस आभूषण का नाम है बेसरी। क्या नाम है भाई? बेसरी है। ये भी आपको इसके बारे में क्या रखना है, याद रखना है। और याद रखना है कि राजस्थान के अंदर किशनगढ़ चित्र शैली में भगवान कृष्ण का क्या मिलता है भाई? भगवान कृष्ण से संबंधित क्या मिलते हैं? सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं। ये भी आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। आगे देखिए भाई अगला सवाल और इजी सवाल है, और अगले सवाल को भी इस तरह से आपको क्या करना है, पढ़ना है। बताइए भाई, सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में कन्हैयालाल ढूंढ एवं गोपाल दास स्वामी के द्वारा की गई थी। कहां पर की गई बताइए? सवाल आपसे पूछा है, कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास के द्वारा क्या की गई थी? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। और सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की गई थी ये आपको बताना है। जब आप राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो भाई? प्रजामंडल पढ़ते हो, तो आपको बताना है। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहां पर हुई थी? बता दीजिए भाई। सुभाष जानी, वाह। अमित घनोलिया, प्रवीण राणा, मनीषा गोस्वामी, सुनील कोट, दिनेश पाटीदार, दिलदास सैनी, वाह भाई वाह। ये है हमारे होनार विद्यार्थी जो रोज चैटिंग में आते हैं और अच्छे से जवाब देते हैं। सूरज सिंह राणा, वेरी गुड। क्यूट गर्ल आरू, विजय चौधरी, दिलराज, सत्य प्रकाश बेदी, वेरी गुड। सबके सब आंसर बताए हैं, सबके सब गलत बताए हैं। अरे भाई 1907 के अंदर स्थापना हुई थी बीकानेर रियासत के अंदर। सर्वहितकारिणी सभा बीकानेर की पहली सभा थी जो बीकानेर के अंदर राजनीतिक चेतना का कार्य किया था। इन्होंने राजनीतिक चेतना का जो कार्य किया था वो दो व्यक्तियों ने किया था, कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास स्वामी ने। बीकानेर के अंदर इसकी स्थापना 1907 में हुई। क्यों तोरे मार रहे हो भाई? जिन्होंने कम से कम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है वो तो कम से कम लाज रख लो। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, बेहतरीन तरीके से सवाल पूछा गया था आपसे। सर बी सही है। क्या बी सही है? एक का भी डी नहीं आया है, लखनऊ वालों पढ़ लो, काम आएगी पढ़े आपकी। और ये आपका जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान ही आपकी पहचान है। और अब तो आपका जो पहचान है आपके कपड़े, आपके स्टेटस वगैरह जो भी होंगे, लेकिन एक समय आएगा तब आपके ज्ञान को महत्व दिया जाएगा और उस समय आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा भाई, सीधी बात है। क्योंकि जब कोयला होता है ना, कोयला ही हीरा बनता है और उसकी फिर चमक होती है, वो चारों तरफ फैलती है। ठीक है, बताइए भाई। हाँ, अब रो मत भाई, दिल रहा सनी, दिल पे मत ले, रो भी रहा है हंस भी रहा है। माता सुख माइंस का संबंध किस जिले से है बताइए? माता सुख माइंस, बताइए। अच्छा सवाल, इजी सवाल है। माता सुख माइंस के बारे में आपको क्या बताना है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बताइए भाई। ये तो आपको बताना ही है। बताइए माता सुख माइंस। माता सुख माइंस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। माता सुख माइंस के बारे में आपको बताना है, गलत आपको कुछ बताना नहीं है। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, बताइए भाई। बताइए कहां पर है? वेरी गुड वेरी गुड, बता दिया आपने। सर नागौर जिले के अंदर है। और यहाँ पर कौन सा कोयला होता है? लिग्नाइट कोयला होता है। और लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। और इस कोयला का उत्पादन कौन सी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो RSML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, उदयपुर की जो संस्थान है, उदयपुर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? उद्घाटन, इसका क्या कर रहा है? उत्खनन कर रहा है। ये आपको याद रखना था। सबने आंसर सही बताया है। अब देखिए अगले सवाल को देख लेते हैं। और अगला सवाल है ये वाला। ये सवाल है, अक्केशाही सिक्के। अक्केशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? बताइए भाई। अक्केशाही सिक्के, और अक्केशाही सिक्कों का प्रचलन था वो राजस्थान के अंदर कौन सी रियासत में था? ये आपको बताना है, बता दीजिए भाई।
अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, और इस सवाल को कोई क्या नहीं बताएगा, गलत नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? गलत नहीं करेगा। बता दीजिए भाई, राजस्थान के अंदर जब आप सिक्के पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? सिक्के पढ़ते हो, बताइए। अखे शाही सिक्के, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बता दीजिए। अखे शाही सिक्के कहां पर चलते थे? अखे शाही, मोहम्मद शाही, मोहम्मद शाही और डोडिया, डोडिया, हदिया, ये सारे सिक्के एक ही रियासत में चलते थे। और वो कौन सी रियासत थी भाई? वो रियासत थी जैसलमेर रियासत। कौन सी रियासत थी? जैसलमेर रियासत में चलते थे भाई। अभी भी गलत कर रहे हो यार। जैसलमेर रियासत में अखेरात थे जैसलमेर के शासक, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। तो कोई भी सिक्का पढ़ते तो उसके पीछे कोई शासक का नाम याद करो, हो जाता है सही आपका। अब देखिए कुछ सिक्कों के बारे में मैं आपको बताऊं, वो आपको याद रखना है। जैसे एक सिक्का था जिसका नाम था गद्दिया, एक सिक्का था जिसका नाम था विजय शाही। कौन सा शाही? विजय शाही था, गद्दिया था। एक था लल्लू लिया, कौन सा लिया? लल्लू लिया था। एक था डब्बू शाही, कौन सा शाही? डब्बू शाही। इसके अलावा एक और सिक्का था जिसका नाम था गज शाही। ये सिक्के सारे के सारे कहां के थे? कौन सी रियासत के? मारवाड़ रियासत में चलते थे ये सिक्के। उसी प्रकार एक था जिसका नाम था अमर शाही, और अमर शाही सिक्का कहां पर चलता था? नागौर के अंदर चलता था अमर शाही सिक्का। इसके अलावा सवाल पूछा जाएगा, एक सिक्का था चंवर शाही, कहां चलता था चंवर शाही? चंवर शाही चलता था टोंक में, टोंक में चलता था। एक था जिसका नाम था अठाईसिया, अठयासिया, अठयासिया, अठयासिया। और इसके साथ एक और सिक्का था अठयासिया के साथ में, चांद शाही। और ये दोनों चलते थे मेड़ता के अंदर। कहां चलते थे? मेड़ता के अंदर चलते थे। उसी प्रकार एक सिक्का था, उसके बारे में भी याद रखना है, गजशाही और गंगाशाही। ये गजशाही और था, और गजशाही के साथ में कौन था? गंगाशाही। कहां पे चलते थे? बीकानेर में चलते थे। यार इजी इजी सवाल है, अच्छे अच्छे सवाल है, याद रखने हैं आपको। क्या रखने हैं? याद रखने हैं। बाकी जाड़ शाही, मोहम्मद शाही और अली, ये जैसलमेर के अंदर चलते थे। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, ढींगला है, चित्तौड़ी है, बिलाड़ी है, मेवाड़ी है। ये सिक्के तो किस रियासत के थे? मेवाड़ रियासत के थे भाई। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी अच्छा सवाल मिलेगा, और वीडियो को बराबर लाइक ठोकना है भाई। वीडियो को लाइक करते हो तो मजा आता है पढ़ने का और पढ़ाने का। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा से आगे बढ़ती है? राजस्थान में मानसून आता है, और ये मानसून किस दिशा से आगे बढ़ता है ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। किस दिशा से आगे बढ़ता है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व? बता दीजिए। अच्छा सवाल, इजी सवाल। राजस्थान का मानसून आपने पढ़ा है, राजस्थान की जलवायु को आपने पढ़ा है, तो बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल और बेहतरीन सवाल है, बताइए। अच्छा सवाल, इजी सवाल और इजी सवाल, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मानसून का पूछा है आपसे। राजस्थान के अंदर मानसून है, वो कब आपका कौन सी दिशा से यह राजस्थान में प्रवेश करता है और कैसे आगे बढ़ता है, ये आपको बताना है। बताइए भाई। अच्छा सवाल, इजी सवाल, बेहतरीन सवाल है, बताइए भाई। मानसून को आप पढ़ते हो तो मानसून किस दिशा से किस ओर बढ़ता है भाई, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट आंसर आ रहे हैं आपके। तो मानसून जिस दिशा से बढ़ता है उस दिशा का नाम कौन सा है? हाँ, ये देखो, ये राजस्थान है, ये अरावली पर्वतमाला है। ये यहां से आया और यहां से यूं आगे बढ़ा, दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश किया, अरावली से टकराया और अरावली को से टकराते हुए आगे बढ़ा। तो बताइए राइट आंसर क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये आपको याद रखना है। किसके बारे में? राजस्थान के मानसून के बारे में।
अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए राजस्थान के अंदर मानसून है वो कौन सी शाखाओं से आता है? 2 शाखाओं से, बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से। और मानसून का प्रवेश द्वार पूछे तो क्या करोगे? मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं भाई? प्रवेश द्वार, एंट्री गेट मानसून का। तो आप कहोगे सर बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि भाई सवाल पूछे राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? राजस्थान का क्या पूछा जाएगा? चेरापूंजी किसे कहा जाता है? ये अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? सर राजस्थान का जो चेरापूंजी कहा जाता है वो आप कहोगे सर झालावाड़ को कहा। सॉरी, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? झालावाड़ में। लेकिन अगर पूछे स्थान का पूछे तो स्थान में आप कहोगे सर माउंट आबू में होती है। कहां पर होती है? माउंट आबू, सिरोही के अंदर होती है। ये भी याद रखना, माउंट आबू के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है? बरसात होती है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। और मानसून के बारे में एक बात और याद रखना है, राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कौन सी खाड़ी से होती है? ये होती है बंगाल की खाड़ी मानसून से। बंगाल की खाड़ी है, उस बंगाल की खाड़ी से का जो मानसून है उससे सबसे ज्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। लगभग 90% बरसात होती है यहाँ से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल भी इजी सवाल है। अगला सवाल है ये वाला, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग बतानी है, कौन सी है? सुकली, भैरवी, आहू, परवण, इरू, हरड़ या मानसी वाकल? बता दीजिए भाई, बताइए। लोकेश मंगल, बताइए भाई। श्रीचंद, भागीरथ मारवा, सुभाष जानी, लोकेश मीणा, सोनू सोलंकी, श्रीचंद बता दीजिए भाई। सुभाष जानी, द्रौपदी चंदेल, RAS, मेघ ऋषि दिनेश, बता दीजिए भाई। पिछी बाबा, वेरी गुड। प्रवीण राणा, भागीरथ मारवा, गिरधारी लोहिया बीकानेर, राकेश गुर्जर। इसका राइट आंसर आपको बताना है, और राइट आंसर क्या है वो देखिए। राइट आंसर है मानसी वाकल। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। राजस्थान की सबसे लंबी क्या है? जल सुरंग है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, और अगला सवाल है ये वाला, और ये सवाल आपसे पूछ रहा है, बताओ भाई, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिला में फैला हुआ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो किन जिला में फैला हुआ है, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई। सीपी किंग, अंशु बेनीवाल, सुरेश खड़वासरा, सूरज सिंह राणा, भरत प्रकाश, विजय चौधरी, अंशु बेनीवाल, भरत प्रकाश। देखिए भाई, राइट आंसर है ये जो आप बता रहे हैं, इसका राइट आंसर है वो है भाई आपका जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके इसके अंदर 2 जिले पूछे, और 2 जिलों में आपको दिख रहा है जैसलमेर और बाड़मेर। बीकानेर जोधपुर है नहीं, बीकानेर और जोधपुर तो है नहीं। ये देखिए, बाड़मेर जोधपुर, जैसलमेर जोधपुर, जैसलमेर बीकानेर नहीं। राइट आंसर क्या होगा इसका? चारों ऑप्शन नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान 2 जिलों में फैला हुआ है, एक तो है जैसलमेर और दूसरा कौन सा है भाई? बाड़मेर है। ये आपको याद रखना है। और कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो ये 3214 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखना है। सर्वाधिक इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर जिले के अंदर है। और याद रखना है कि यहाँ पर क्या, कौन सा सांप पाया जाता है? पीवड़ा सांप पाया जाता है। यहाँ पर मरु लोमड़ी पाई जाती है, मरु लोमड़ी पाई जाती है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा पक्षी पाया जाता है? गोडावण पक्षी पाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर और क्या बना हुआ है, तो और यहाँ पर देखिए कुछ चीजें बनी हुई है, उनके बारे में याद रखना है। जैसे यहाँ पर क्या है भाई, राजस्थान का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क यहाँ पर बना हुआ है, ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसमें कौन सी घास सर्वाधिक होती है? तो इसके अंदर सर्वाधिक जो घास होती है वो होती है सेवण घास। कौन सी घास होती है भाई? सेवण घास सर्वाधिक होती है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल अच्छा सवाल है, और उसमें से भी आपको क्या देना है? जवाब देना है। सवाल है ये वाला,
राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु उपखंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है? तो बताइए राजस्थान के किस भाग में सोयाबीन की खेती है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है, आंसर देना है। बताइए भाई, सोयाबीन की खेती राजस्थान के कौन सी जलवायु भाग में होती है? जब आप राजस्थान के अंदर आप पढ़ते हो खाद्यान्न कृषि पढ़ते हो एग्रीकल्चर, तो उसके अंदर आपका सवाल आता है। बताइए भाई, राइट आंसर आपको क्या करना है, बताना है। बताइए बताइए भाई, बताइए फटाक से, आपको आंसर बताना है। अच्छा सवाल, इजी सवाल, बेहतरीन सवाल है और पूछा भी अच्छा है। बताइए देखिए भाई, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी खंड, सूक्ष्म दक्षिणी पुष्प, अति आर्द्र दक्षिणी खंड या फिर उपाद्र पूर्वी खंड? कौन से खंड में पाई जाती है? क्या पाई जाती है? सोयाबीन पाई जाती है, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अति आर्द्र दक्षिणी खंड में पाई जाती है। कौन सी? सोयाबीन। देखिए भाई, सोयाबीन है ये दलहन में भी काम आती है और ये तिलहन में भी काम आती है, दाल भी बनती है और तेल भी बनता है। सोयाबीन को कहा जाता है चमत्कारी फसल, चमत्कारी फसल कहा जाता है। इसके अंदर सर्वाधिक क्या होता है? प्रोटीन होता है। सोयाबीन में सर्वाधिक 47% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है सोयाबीन के बारे में कुछ विशेष बातें हैं, और वो विशेष बातें कौन सी है? तो दुनिया का सबसे सस्ता प्रोटीन, सबसे सस्ता प्रोटीन अगर किसी को कहते हैं तो वो है प्रोटीन। याद रखना, सबसे सबसे सस्ता प्रोटीन है ये सोयाबीन है। फिर आपको याद रखना है सोयाबीन से रिलेटेड कि सोयाबीन है, इस सोयाबीन के बारे में पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सा कीट पाया जाता है? तो इसके अंदर पाया जाता है गर्दल बीटल। क्या पाया जाता है? गर्दल बीटल क्या पाया जाता है? कीट पाया जाता है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई देखिए, सोयाबीन राज्य किसे कहा जाता है? तो एमपी को कहा जाता है। कौन सा राज्य कहा जाता है? सोयाबीन राज्य कहा जाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए भाई, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है? तो राजस्थान में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है झालावाड़ में। कहाँ हो रहा है? झालावाड़ के अंदर हो रहा है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए भाई, राजस्थान के अंदर सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे तो आप कहोगे सर अनुसंधान केंद्र है ये बोरखेड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? बोरखेड़ा के अंदर। और बोरखेड़ा कहाँ पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। ये भी आपको इसके बारे में क्या रखना है, याद रखना है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है भाई। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है और ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में क्या कर लिए जाते हैं भाई, पूछ लिए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है सोयाबीन के बारे में। किसके बारे में? सोयाबीन के बारे में। अच्छा सवाल है। बाकी देखिए भाई, अगर आप ऑनलाइन कोर्स वगैरह खरीद रहे हैं ना, तो अपने यहाँ पर अभी छूट मिल रही है। जो आपको ऐप दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाइए। सीईटी का, एलडीसी का, एसएससी का, आरएएस का, एसआई का, ईओ का, आरओ का, सारे के सारे कोर्स है। तो बाकी तैयारी को तो आपको ही करनी है, पढ़ना आपको ही है। अच्छे से पढ़िए, माता पिता का नाम रोशन करिए। और जिनको मैं बता देता हूँ, कई बार क्लास में कहता भी हूँ कि रखना है हौसला तो मंजिल मिलेगी, और हौसले को हारने नहीं देना है, ठीक है। और नादान परिंदे मुरझाना नहीं है, ये तेरा उगता हुआ सूर्य है, और इसे क्या करना है, हमेशा क्या रखना है, ब्राइट रखना है, और उसके लिए मेहनत करना है। मिलते हैं कल फिर नए जोश, नए जुनून और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।